आखिर उत्तर प्रदेश से लगातार पुलिस इनकाउंटर की खबरें आना आम बात थी, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड है ये, और यहां इनकाउंटर की खबर सुने 1.5 दशक बीत गया। फिर ऐसे क्या हालात बने कि हरिद्वार के भगवानपुर में नानकमत्ता डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्या के शार्प शूटर में से मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को पुलिस ने देर रात ढेर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पहले फेज में उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिस तरह से 28 मार्च को नानकमत्ता में बाबा तरसेम सिंह को गोलियों से भून दिया जाता है, उसके बाद दबाव में आई पुलिस ने क्या यह बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड में इस इनकाउंटर पर जबरदस्त चर्चा है। सियासी तौर पर इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन के लिए जाना जा रहा था, तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपराधियों को साफ मैसेज दे रहे हैं कि संभले नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। और जिस तरह से भगवानपुर में इनकाउंटर हुआ है, उस लिहाज से पुलिस के अब हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पुलिस जानती है कि 2009 में, जी हां, 15 साल पहले हुए एक इनकाउंटर ने पुलिस के हौसलों को तोड़ दिया था। और एक बदनुमा दाग के बाद उत्तराखंड की पुलिस बड़े से बड़े क्रिमिनल को इनकाउंटर में ढेर करने से परहेज कर रही थी। यह अलग बात है कि पिछले दिनों में, चाहे मसूरी के बाद कुठाल गेट में और प्रेमनगर में और क्लेमेंट टाउन में, हमने इस तरह की घटनाएं देखी जब बदमाशों को पुलिस ने इनकाउंटर में पैर पे या हाथ पे या दूसरे जगहों पर गोली मारकर जिंदा पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अमरजीत सिंह, जो 1 लाख का इनामी बदमाश था और बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसे पुलिस ने ढेर कर दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच हुए इस पुलिस इनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन उन सवालों पर जाने से पहले हम आपको 3 जुलाई 2009 को देहरादून में हुए एक और इनकाउंटर की तरफ लेकर जाते हैं। जी हां, रणवीर इनकाउंटर, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला इनकाउंटर था जब करीब 18 पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया और उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। हालांकि बाद में कुछ लोग छूट जाते हैं और 7 पुलिसकर्मी अभी भी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। 3 जुलाई 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को मसूरी 2 दिवसीय दौरे पर आना था। उसी दौरान खबर आती है, पुलिस कंट्रोल के पास सूचना आती है कि उत्तर प्रदेश के 3 बदमाश आराघर पुलिस चौकी के इंचार्ज जीडी भट्ट की रिवॉल्वर, सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद, यानी कुछ वक्त बीतने के बाद, खबर आती है कि लाडपुर में एक बदमाश जिसका नाम रणवीर सिंह था, उसे पुलिस ढेर कर देती है और 2 उसके साथी बदमाश फरार होने में कामयाब होते हैं। हालांकि जब इस पूरे इनकाउंटर की परतें खुलती हैं तो पुलिस का झूठ भी सामने आता है और वह पूरा फेक इनकाउंटर का सच सामने आ जाता है, जब पता चलता है कि पुलिस ने एक 22 साल के MBA पास आउट लड़के को सिर्फ किसी कहासुनी और मामूली झगड़े पर इसलिए मार गिराया कि उसे सबक सिखाना था, और उसके सीने में 22 गोलियां दाग दी जाती हैं। और जब पोस्टमार्टम होता है, परिवार हल्ला मचाता है, उस वक्त जब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड उबल जाता है उस घटना को लेकर, तब सच सामने आता है कि रणवीर सिंह को इनकाउंटर से पहले 28 चोट के निशान, यानी उसको कई बार 3rd डिग्री दी जाती है। और फिर पुलिस अपनी जान बचाने के लिए ये एक फेक नैरेटिव गढ़ती है कि वो एक यूपी का बदमाश था, पुलिस का रिवॉल्वर छीन के भागता है, इसलिए पुलिस पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जाता है, CBI पूरे मामले की जांच करती है। उस एक फर्जी इनकाउंटर ने उत्तराखंड पुलिस के मोराल को, हौसलों को इतना डाउन किया कि उसके बाद से, यानी 2009 के बाद से, ये जो इनकाउंटर हुआ भगवानपुर में, तब तक पुलिस कोई इनकाउंटर नहीं करती है। बड़े से बड़े दुर्दांत अपराधी उत्तराखंड में शरण पाते रहे। यहाँ की जेलों में भी कई दुर्दांत अपराधी बंद हैं और ये छवि बनने लगी थी कि उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से एक सॉफ्ट स्टेट है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों या दिल्ली, पंजाब, कहीं भी अपराध करके अपराधी इस टूरिस्ट स्टेट में शरण पा लेता है। तो क्या समझा जाए कि जिस तरह से भगवानपुर में अब ये इनकाउंटर हुआ है, बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड
हत्याकांड के बाद ये पुलिस का जो बड़ा एक्शन हुआ है, क्या समझा जाए कि ठीक जब लोकसभा चुनाव की कैंपेन जोरों पर चल रही है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तब जो इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, तो ये पॉलिटिकली क्या मैसेज देता है? क्या ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को भी ये बताने की कोशिश करता है इनकाउंटर कि अब उत्तराखंड सॉफ्ट स्टेट नहीं है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन या इनकाउंटर एक्शन से पीछे नहीं हटते हैं, उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पुलिस को खुली छूट दी है कि अब अगर अपराधी सिकंजे में नहीं आता है तो उनको इनकाउंटर करने से भी पीछे न हटा जाए। तो क्या समझा जाए कि जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें इस इनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की जो कई तरह के डायमेंशंस चेंज होने वाले हैं, किस तरह उनकी छवि को लिया जाएगा। हालांकि इस इनकाउंटर के बाद विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया इस पर देखने को नहीं मिल रही है। विपक्ष इस मसले को किस तरह से ले रहा है, क्योंकि 28 मार्च को जब बाबा तरसेम सिंह की सुबह 6:15 के आसपास 2 गोलियों से हत्या कर दी जाती है, तब विपक्ष ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को फेल बताया था। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुष्कर सिंह धामी सरकार को फेल करार दिया था, जिसके बाद से खासा दबाव था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां जाते रहते थे, पहले भी उनकी आस्था थी नानक मत्ता गुरुद्वारे में भी, और 29 मार्च को भी वो वहां पहुंचते हैं इस हत्याकांड के बाद। उसके बाद SIT बनाई जाती है और पुलिस को मैसेज है, लेकिन सबसे बड़े पॉलिटिकल तौर पर मुख्यमंत्री की छवि यहां से किस तरह से बदलेगी एक टफ मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन सबसे बड़े सवाल यह भी है कि क्या इस इनकाउंटर को क्या जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? इस अपराधी को अगर ये बदमाश जिंदा पकड़ा जा सकता था, क्योंकि अमरजीत सिंह ही मुख्य आरोपी था, मुख्य शूटर था ये, अगर इसे जिंदा पकड़ते तो क्या जो नानक मत्ता डेरा प्रमुख के हत्याकांड के पीछे के असली चेहरे सामने नहीं आ सकते थे? ये सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ये पुलिस बताएगी कि क्या वजह, क्या परिस्थितियां उस वक्त ऐसी रही थी कि इनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड के बाद जो रिटायर्ड IAS हरबंस सिंह चुग का नाम इसमें आता है, क्योंकि वो नानक मत्ता जो गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी को हेड करते हैं, और उनके बीच में और बाबा तरसेम सिंह के बीच में जो विवाद चल रहा था, जिसकी तस्दीक खुद बाबा तरसेम सिंह करते हैं, जब फरवरी में वो फेसबुक पोस्ट लिखकर कहते हैं कि अगर उनको जान माल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी रिटायर्ड IAS हरबंस सिंह चुग की होगी। तो आप समझ सकते हैं नानक मत्ता गुरुद्वारे को लेकर किस तरह की तराई क्षेत्र में पॉलिटिक्स है, और किस तरह का तनाव और किस तरह के जमीनी विवाद इसके पीछे थे। अब जब पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, तो वो सच सामने कैसे आएंगे? क्या उनके दूसरे साथी, जो दूसरा बदमाश अब तक जो फरार है सरबजीत सिंह, क्या उसको पकड़ा जाएगा पुलिस? क्या उसको पकड़ करके वो राज उगलवाने की कोशिश करे? क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें कई लोगों के बड़े बड़े सफेद पोशों के भी तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक बड़ी संपत्ति के साथ बड़ा चढ़ावा भी नानक मत्ता गुरुद्वारे में आता था, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा, चाहे यूरोप के कई देशों में जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं वो वहाँ आते हैं, उनकी आस्था है, बड़ा चंदा भी वहाँ आता है। उसको लेकर के वहाँ लगातार द्वंद्व झगड़ा चल रहा था। क्या उसी विवाद की परिणति बाबा तरसेम सिंह की हत्या थी? और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर में मुख्य आरोपी को ढेर किया है, तो कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, जिनका आने वाले समय में जब पुलिस की जांच होगी तब सच सामने आएगा। जिस तरह से इस घटना के बारे में अभी तक जो षड्यंत्र निकल के आया है, ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र था, और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें कि एक कल रात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है। उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये तो जो एक इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है। इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे। मतलब मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इस मुठभेड़ के बाद और इस हत्यारे को मार गिराने के बाद हम मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। अभी इस केस में हमें बहुत काम करना है, बहुत सारी लीड्स को इन्वेस्टिगेट करना है, और कोशिश ये करनी है कि इस केस में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है और हमारी कार्रवाई है वो एक ऐसी नज़ीर बने
कि आगे भी कोई इस प्रकार से बाहर के अपराधी या बाहर के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हमारे प्रदेश में इस तरीके की सनसनीखेज घटना को अंजाम ना दे सके। लेकिन कुल मिलाकर के ठीक लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच जब वोटिंग कुछ दिनों बाद होनी है, तब इस इनकाउंटर ने एक तरह से पॉलिटिकली बड़ा मैसेज दिया है और बिना कहे ये मैसेज साफ हुआ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक टफ इमेज के साथ आ रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में जो पुलिसिंग है उत्तराखंड की, जो है लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सख्ती से कदम उठाए जाएंगे और वो एक्शंस भी लिए जाएंगे जो पिछले 1.5 दशक में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिए थे। क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में जनरल बीसी खंडूड़ी को सबसे सख्त मिजाज मुख्यमंत्री माना जाता रहा। बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जरूर कोशिश की एक सख्त मिजाज मुख्यमंत्री की छवि बनाने की। अब जिस तरह से पुलिस ने 15 साल बाद यह पहली बार इनकाउंटर किया है, यह बताता है कि किस तरह से उत्तराखंड अब सॉफ्ट स्टेट से एक सख्त स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह सकते हैं, बिना कहे उनका ये मैसेज है कि उत्तराखंड अब अपराधियों की शरण स्थली नहीं है। लेकिन साथ ही इस इनकाउंटर ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में आएंगे। क्योंकि मुख्य आरोपी का इनकाउंटर में ढेर हो जाना कई तरह के सबूतों के से महरूम रह जाने का भी है जांच में। लेकिन पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट करके बाकी जो तथ्यों को सामने रखती है उस पर अब हमारी नज़र जरूर रहेगी। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।